दोस्तों रीसेंट के दिनों में स्टॉक मार्केट में हमारे गिरावट देखी गई है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज होती हुई दिखाई दे रही है। जब खास तौर पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो चुपके से कहीं ना कहीं से बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मार्केट में एक बाइंग सिग्नल बन रहा है या फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप होने वाले हैं। तो डिटेल में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह का बाय या सेल सिग्नल नहीं है। देखिए, जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या लगता है कि थोड़ी सी गिरावट और होगी। यहाँ पे आपको लिए चलता हूं मैं सितंबर 2024 के केस में। यहाँ पे गिरावट होनी शुरू हुई, हमें लग रहा था थोड़ी सी और गिरावट होगी, लेकिन इसके बाद हमें रिवर्जन देखने को मिल गया। अब रिसेंटली हालात क्या है वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट आप 2021-2022 में देखिए, गिरावट होनी शुरू हुई और देखते ही देखते 18% के आसपास गिरावट हो गई। हमें लगा कि थोड़ी और गिरावट, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई बना दिया। कोविड में जब मार्च के महीने में लॉकडाउन हुआ, सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें ऑब्वियसली लगेगा कि मार्केट में और बड़ी गिरावट होगी, और मार्केट 38% की गिरावट के बाद यहाँ पे एक देखते ही देखते नया हाई बना दिया 2021-2022 में। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में गिरावट जब होती है तो कहाँ जाके रुकती है, वो एज ए रिटेल इन्वेस्टर उसकी हेडेक लेने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि मार्केट की भावनाओं को समझना, हमारा काम है मार्केट के हिस्टोरिकल बिहेवियर को समझना। और अगर हम ये समझते हैं तभी जब मार्केट में गिरावट हो रही होती है हम कंफ्यूजन में नहीं होते हैं। देखिए, हम रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली कंफ्यूज स्टेट में ही रहते हैं, एंड अभी भी वही हो रहा है। जो भी न्यूज है आसपास की वो सभी नेगेटिव है, फियर हाई है, लेकिन कुछ छोटे छोटे डाटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बाइंग हो रही है। तो इसको हम समझते हैं तीन इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट से। एक तो हमारे एफआईआईज क्या कर रहे हैं आगे हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट हमारे मार्केट का वैल्यूएशन, यानी कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, जो कि हम आगे समझेंगे डिटेल में। फंडामेंटल्स हमें यह समझने में हेल्प करता है कि करंटली मार्केट की वैल्यूएशंस क्या है, और वैल्यूएशंस जब हाई होती है तो फिर चाहे न्यूज नेगेटिव हो चाहे न्यूज पॉजिटिव हो, मार्केट को कहीं ना कहीं से गिरना होता है, क्योंकि पास्ट में हमने ऐसे देखा है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि रिस्क अभी भी है, रिस्क हमेशा रहता है, और यहाँ पे करंटली देखे जाए तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे ओवरऑल मार्केट को। तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तब मार्केट में जब गिरावट होती है तो हम जनरली समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, इन सभी चीजों को समझने से पहले हम यहाँ पे अदानी विल्मार लिमिटेड जो हुआ करती थी, इसका नाम बदल के AWL एग्री बिजनेस कर दिया गया है। आप में से किसी ने कमेंट में पूछा था, तो सिंपल वे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल्स। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 25 के आसपास है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, और डेट टू इक्विटी यहाँ पे कम होके 0.11 हो चुका है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, फिर भी ये डिविडेंड नहीं दे रही है। इसके साथ ही साथ पित्रोस्की स्कोर कंपनी का 9 का है, एंड ग्राहम नंबर 111 का है। अब यहाँ पे कुछ अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखें AWL एग्री के, जो कि अदानी विल्मार हुआ करती थी, तो जैसे कि हमने देखा कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है बट डिविडेंड नहीं पे कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कम रहा है पिछले 3 सालों का एवरेज, एंड यहाँ पे देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो रही है पिछले 3 सालों में। अब इसका एक मेजर रीजन है क्योंकि यहाँ से जो अदानी का ग्रुप बिजनेस था वो निकलता हुआ दिखाई दिया रिसेंटली। अब ऐसे में अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट देखें तो मार्च 2019 में करीब 28,000 करोड़ का सेल्स था, नेट प्रॉफिट 376 करोड़ का था, और यहाँ पे मार्च 2025 में देखें तो 63,000 करोड़ का सेल्स है, एंड नेट प्रॉफिट करीब 1226 करोड़ का है। तो यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कोई मेजर नेगेटिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे जून 2023 में करीब 88% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे पब्लिक केवल 11% की थी, और ना के बराबर FIs एंड DIs थे। अब लेटेस्ट डाटा पर हम ध्यान देते हैं कि लेटेस्ट डाटा में क्या देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर लेटेस्ट डाटा के हिसाब से प्रमोटर्स हो चुके हैं मात्र 56-57% के आसपास। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 12% के आसपास है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो FIIs 22% हो चुके हैं, एंड DIs यहाँ पे
8% के आसपास हो चुके हैं, यानी कि 30% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है, यानी कि जो स्मार्ट मनी है कहीं ना कहीं से यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम समझें प्रोमोटर्स कम होने के कारण क्या थे, तो यहाँ पे जो हमारे अदानी कमोडिटीज LLP हुआ करती थी करीब करीब 44% के आसपास होल्डिंग रखती थी, एंड दिसंबर के क्वार्टर आते आते यहाँ पे इनकी होल्डिंग 0 हो चुकी थी। तो अदानी का जो ओवरऑल बिजनेस था यहाँ से निकल चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर्स बदले हैं, बिजनेस वही है, कंपनी उसी तरीके के काम करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, आई थिंक इससे आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अगर हम मार्केट का ओवरऑल देखें लॉन्ग टर्म में क्या है, तो हमने डिस्कस किया था वीडियो की शुरुआत में, राइट। गिरावट यहाँ पे हुई थी, गिरावट यहाँ पे हुई थी, गिरावट यहाँ पे हुई थी। इवन 2015 में हमें गिरावट देखने को मिली थी, इवन 2007-2008 में हमें गिरावट देखने को मिली थी। 1992 हम सबको पता है, आपने मूवी भी देखी होगी। 2001 में भी मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट पहली बार नहीं गिर रहा है। जो 15% की रिसेंट गिरावट देखने को मिली थी, राइट, मार्केट पहली बार नहीं गिर रहा है, पहले भी गिर चुका है। लेकिन जब पहले गिरा है तो फंडामेंटल्स कैसे चेंज हुए हैं या क्या चेंजेज हुए हैं वैल्यूएशंस में, वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसको समझ लेते हैं, फिर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है या वैल्यू ट्रैप है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 अप्रैल 2026 को, जो कि कल की डेट थी, 21.24 के आसपास हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, राइट, वो 50 कंपनियां ओवरऑल हमारे मार्केट को ड्राइव करती हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऑलमोस्ट 50 कंपनियां जो है ऑन एन एवरेज ऊपर की तरफ जा रही होती है। मार्केट गिरता है तो इनमें गिरावट हो रही होती है। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21 के आसपास 16 अप्रैल को देखा गया था। और अगर हम नीचे जाएं थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि 23 मार्च के आसपास यही 20 से भी नीचे था। तो जब 20 से नीचे आता है हमारे मार्केट का ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तब हम कहते हैं कि अंडर वैल्यूड के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। और कहीं अगर 15 के आसपास पहुंच गया तो मार्केट एक अंडर वैल्यूड जोन में होता है। अब अंडर वैल्यूड क्या होती है चीज़ें, ये हमने आपको अपनी वीडियोस में डिटेल में समझा रखा है। आपको समझना होगा कि जब अंडर वैल्यूड होती है कोई चीज़ तो वहाँ पे वैल्यूएशंस का एक कंफर्ट मिल रहा होता है इन्वेस्टर को। ठीक है, चलिए, अब यही डाटा हम देखते हैं अप्रैल 2020 का। तो 2020 में हम सबको पता है कि मार्च के समय में लॉकडाउन हुए थे और कोविड की वेव आई थी। कोविड के वेव्स के बाद मार्केट ने लो हिट किया था। अब उसके बाद देखिए तो 8 अप्रैल 2020 को यहाँ पे करीब करीब उसी पॉइंट के आसपास था जिस पॉइंट के आसपास मार्च 2026 में देखने को मिला था प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, राइट। इसके पहले देखिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18-17 के आसपास हुआ करता था। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्च के महीने में 25-26 के ऊपर भी था, यानी कि इनफैक्ट यहाँ पे देखें तो करीब करीब 27.6 के आसपास था 19 फरवरी 2020 को। तो कोविड का वेव आने के पहले ही मार्केट एक ओवर वैल्यूड जोन में जाता हुआ देखने को मिल रहा था। तो मार्केट में जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके पहले ही से मार्केट ओवर वैल्यूड था। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अपने वैल्यूएशंस के हिसाब से महंगा था, मार्केट को एक बहाना मिला कोविड के फॉर्म में और मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। तो मार्केट दो वजहों से गिरता है, या तो अपने फंडामेंटल्स की वजह से गिरता है या बाहरी कारणों से गिरता है, जैसे कि ट्रम्प साहब की वजह से अभी रिसेंट हमें गिरावट देखने को मिली है, या कोविड की वजह से गिरावट देखने को मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट होती रही है, होती हैं और हुई है रिसेंटली, ये कोई नई बात नहीं है। फंडामेंटल्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि हमें देखना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग के समय। अब यहाँ पे FIIs DIIs की एक्टिविटी अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से थोड़ा ही सही, मगर FIIs धीरे धीरे वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 10 अप्रैल के बाद से देखें तो यहाँ पे 4 दिनों में 3 दिन नेट बाइंग की है। हालांकि पूरी की पूरी नेट बाइंग 1000 करोड़ की नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं से FIIs को थोड़ा बहुत ही सही एक वैल्यूएशंस की महक आने लग गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्ट वे में देखें यहाँ पे तो हमारा DIIs पिछले 2 दिन से
अब सेलर मोड में आ चुके हैं। 2 दिन से वो सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। DII ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाई नहीं कर रहे थे, जब जब FIIs ने सेलिंग की है तब तब DIIs ने बाइंग की है हमारे मार्केट में, और यही कारण है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमारा रुपया है पिछले 2-3 दिनों में स्ट्रांग हुआ है, और RBI के आने के बाद RBI ने कुछ नियम लाए जिसकी वजह से जो बैंक्स थे उनको डॉलर्स निकालने पड़े थे, और उसकी वजह से यहाँ पे देखें तो हमें डॉलर के अगेंस्ट रुपया थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, और आज के दिन देखें तो करीब करीब 92 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ये सब चीज़ें छोटी अवधि के लिए होती, यानी कि मार्केट में इम्पैक्ट जो है खासतौर पे IT कंपनियों में, अगर डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग होती है तो IT कंपनियों की बल्ले बल्ले होती है, अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, रुपया स्ट्रांग होता है, तो IT कंपनियों पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है। बट ओवरऑल मार्केट पे इसका असर जो है शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में आप देखिए डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहा है और स्ट्रांग होता चला गया है। 72 रुपये का $1 था 2021 में, और करंटली $93 रुपये के आसपास आ चुका है। और वहीं पे 2007 की अगर हम बात करें तो महज 40 रुपये का $1 आता था, करंटली 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में भले ही रुपया वीक हो रहा है, बट वहाँ पे मार्केट पे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, छोटी छोटी अवधि में इम्पैक्ट पड़ता रहता है। इसके साथ ही साथ भारत की GDP अगर हम देखें तो अभी भी 7.8% के आसपास की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है। हालांकि एक बुरी खबर यहाँ पे ये है कि भारत जो है अभी तक 4थे नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ GDP, वो अब खिसक के 6ठे नंबर पे आ गया, और 6ठे नंबर पे यहाँ पे आया है पिछले 2-3 दिनों में ही। यहाँ पे देखें तो GDP जो है करीब करीब $3.92 ट्रिलियन के आसपास देखी गई है, जो कि UK के $4 ट्रिलियन से थोड़ा ही कम है। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये भारत को ला देता है 6ठे नंबर पर इन टर्म्स ऑफ GDP। हालांकि GDP ग्रोथ स्ट्रांग है, अभी भी 7.8 के आसपास % के आसपास है, बट GDP के टर्म्स में ओवरऑल 6ठे नंबर पे आ चुका है भारत। अब देखते हैं कि कब तीसरे नंबर दूसरे पायदान पे आता है, उसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा पीछे चले गए हम, हालांकि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गए, बट देखते हैं कि हम वापस ही कब करते हैं। तो ऑल इन ऑल स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि गिरावटें होती रही हैं और अभी भी गिरावट हुई है, बट स्मार्ट मनी क्या करता है, जब गिरावट होती है तो वैल्यूएशंस को समझते हुए वो जनरली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर देता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या घर पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मार्केट में फर्दर गिरावट का, या वैल्यूएशंस बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल मार्केट में बाइंग सिग्नल्स तो बन रहे हैं, बट यहाँ पे अभी भी बुल रैली जो कही जाती है उसके कोई सिग्नल्स मिलते हुए अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये फेज होता है जनरली स्मार्ट मनी के धीरे धीरे एंट्री का, एंड रिटेल वहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, मार्केट वोलाटाइल रहता है, इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको क्या करना चाहिए? लमसम बड़े अमाउंट का अवॉइड करना चाहिए, अगर लमसम करना भी है तो स्टैगर्ड वे में करना चाहिए, SIP जैसे मोड में करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, एंड थोड़ा कैश भी लेके बैठे रहना चाहिए, जैसे कि हमारे वॉरेन बफेट साहब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कैश लेके बैठे हुए हैं मार्केट की गिरावट के इंतजार में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है बट रिस्क भी साथ में। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा कि मार्केट करेंटली कहाँ पे है। वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी सर्टेन स्टॉक के बारे में कोई एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कर सकते हैं। हम उसकी रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए एनालिसिस जरूर से जरूर करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा मकसद कल भी आप लोगों की मदद करना था और आज भी मदद करना है। इसलिए हम मैदान छोड़ के नहीं भागे हैं, हमने जो पहले कर रहे थे वही करते हुए आ रहे हैं, बट दायरे में रहते हुए।